हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से 12 तक के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जिसमें जो अध्याय दिए हुए हैं वो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें जितने भी अध्याय हैं सारे उससे मिलते जुलते हैं। केवल हम देखें तो एक जैसे इसमें अलंकार दिया हुआ है तो अलंकार रीट के टॉपिक में नहीं है। इसके अलावा पत्र कार्यालय अभिलेखन नहीं है, संक्षिप्तीकरण और निबंध नहीं है। यहाँ से ये इतने टॉपिक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ये सारा सिलेबस रीट के अनुसार ही दिया हुआ है। तो हम केवल इन 3-4 अध्यायों को छोड़कर सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अध्याय अपना है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ, तो जो जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं केवल वो ही अंडरलाइन कर रही हूँ और आप उन्हीं को देख लेना। सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ में एक बात महत्वपूर्ण है और वो है कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार को जान पाते हैं। इसके पश्चात अगली लाइन जो इसमें महत्वपूर्ण है वो यहाँ से है कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक पहला मौखिक और दूसरा लिखित होता है। इसके पश्चात आगे की लाइन में ये महत्वपूर्ण है कि भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे नई नई भाषाएं बनती रहती है। जैसे सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके पश्चात हिंदी आई और फिर धीरे धीरे राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हो गया। यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के 2 भेद हैं, एक जो हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं और एक लिखे हुए विचारों को ग्रहण करते हैं या फिर लिखकर किसी के सामने अपने विचार रखते हैं। तो इस आधार पर मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 प्रकार की हैं। इसके पश्चात भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो भाषा और बोली में ये अंतर है कि भाषा एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं रचा जाता, बोली का अपना शब्दकोश नहीं होता, बोली में अपना व्याकरण नहीं होता, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका अपना व्याकरण होता है, अपना शब्दकोश होता है और उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। लेकिन बोली भी ज्यों-ज्यों विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है, त्यों-त्यों वो भाषा का रूप लेने लगती है। हिंदी की बोलियाँ कौन-कौन सी हैं? तो हिंदी की बोलियों को हम 4-5 भागों में बाँटते हैं। सबसे पहले पूर्वी हिंदी के रूप में, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। उसके पश्चात पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजबांगरू, बुंदेली, कन्नौजी आती है, जिसमें खड़ी बोली से अपने हिंदी के विकास को जाना जाता है। बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी है। राजस्थानी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी अन्य राजस्थानी बोलियां मानते हैं। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन्हीं सभी बोलियों के मेल से जो हिंदी बनी उसको संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके पश्चात महत्वपूर्ण लाइन है कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। कि हिंदी व्याकरण क्या है? तो शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही क्या है? व्याकरण कहलाता है। इसके पश्चात आगे हम देखें तो नागरी जो अपनी देवनागरी लिपि है उससे कौन कौन सी भाषाओं की लिपि देवनागरी है वो देखें। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। कौन कौन सी की? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इनकी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। और इसी प्रकार से अंग्रेजी की लिपि देखें तो रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इसके पश्चात देवनागरी लिपि के कुछ निर्धारक मानक भी हैं कि लिखने के लिए कुछ मानक निश्चित किए गए हैं। उनमें स्वर और व्यंजन के रूप में 2 प्रकार के वर्ण हैं। स्वर आप लोग जानते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं।
इनमें ए की कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि बाकी सारे स्वर की मात्रा निश्चित की गई है। अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं, और विसर्ग आप सब लोग जानते ही हैं। क से लेकर है तक के व्यंजन कहलाते हैं, और उसके पश्चात संयुक्ताक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। हलचिन या जिसको हम हलंत बोलते हैं, जैसे प्रहलाद के नीचे लगा है, पट्टा में ट के नीचे लगा है, अपराहन में ह के नीचे लगा है। ग्रहित स्वर भी माना गया है हिंदी में, जिसको हम औ के नाम से जानते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। इसी प्रकार से गृहीत व्यंजन भी हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, क, ख, ग, ज, फ। ये ग्रहित व्यंजन हैं। ये गृहीत व्यंजन हैं, ये फारसी से गृहीत ध्वनियाँ हैं, जैसे हम लेख देखें गज़ल, गरीब, फ़न, कौम, खत, ये सब क्या हैं? ये नुक्ता लगे हुए व्यंजन हैं जो हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। एक बार इस पाठ का पुनः रिवीजन के रूप में महत्वपूर्ण बिंदु देख लें कि हम अपनी बात को एक दूसरे को भाषा के माध्यम से बताते हैं, और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने की सॉरी, ये मौखिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिखित भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहा जाता है। हिंदी की 18 से 22 बोलियां हैं और 5 उपभाषाओं में उनको विभाजित किया गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इसके पश्चात दूसरा अध्याय अपना शुरू होता है, वर्ण विचार और अक्षरिक खंड। तो वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड में हम देखते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये आप सब लोग जानते ही हैं। यहाँ से ये वाली लाइन देखें, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को, वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? ये स्वर है। इनको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर के भेद बताए हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में ए, ई, ऊ, री आते हैं, अर्थात जिन स्वर्णों को उच्चारण करने में अपेक्षाकृत हमें कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वो स्वर हैं जिनको बोलने में हमें मूल स्वरों के बजाय दुगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, तो उसमें ए और ए के मिश्रण से आ बना, तो हमें दुगुना समय लगा। ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत जाने जाते हैं। और अंग्रेजी के ओ स्वर का भी हिंदी में प्रयोग होने लग गया है। व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिनको हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, जो जिनको किसी स्वर के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित ही होते हैं। मूल रूप से तो ये स्वर रहित होते हैं, लेकिन उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है कि व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी ना किसी अवयव को, उच्चारण स्थान जिसको हम बोलते हैं, अवयव को छूती हुई, बाधित करती हुई निकलती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे हम पै को बोलेंगे तो हमें ए स्वर की मदद की आवश्यकता होगी। हलचिन आपको बताया था, हलंत अभी बताया था। हलचिन क्या होता है? जो आधे के रूप में होता है। अगर हम देखें तो व्यंजन के रहित होने पर ये हलचिन परिचायक होता है। व्यंजन के स्वर रहित होने पर हलचिन परिचायक होता है कि ये आधा व्यंजन है, मतलब इसमें स्वर की मदद की यहाँ पर स्वर की मदद नहीं ली गई है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ीपाई के जो व्यंजन होते हैं उनमें खड़ीपाई को हटा दिया जाता है।
उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे आप लोग जानते ही हैं। उसके पश्चात यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को कैसे-कैसे बाँटा जाता है। पहला है आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग और है। ये सब उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठे है। ये कंठ से होता है, इसकी नाम ध्वनि हो गई कंठे। तो आपने सुन रखा होगा अकुह विसर्ज्य नाम कंठे कि अ और फिर क ख ग घ य। इस अंक को हम अगर देखें तो ये नासिक के व्यंजन में भी जाना जाता है। और विसर्ग और है तो ये क्या है? ये कंठे ध्वनियाँ हैं। इच्चु यस्सा नाम तालव्य। तो ई, इच्चु यस्सा नाम तो ई है और बड़ी ई है। च पूरा वर्ग है। यशा नाम तो य और श तालव्य है। इसके पश्चात रिट्टु रसा नाम मूर्धन्य तो री और ट वर्ग पूरा है और र और श ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इसके पश्चात है ऋतु लसा नाम दंते तो ल आ गया और स आ गया और त और जो संस्कृत का री है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी ध्वनियाँ कौन सी है? दंते ध्वनियाँ हैं। त थ द ध न ल स ये दंते ध्वनियाँ हैं। इसके पश्चात है उपोष्ट की उ और प वर्ग पूरा ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ए आई तो आप लोग जानते हैं ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस ई के योग से ए बना है। तो ए कौन सा है? कंठे है और ई कौन सा है? तालव्य है। तो इस प्रकार से ए कौन सा हो जाएगा? कंठे तालव्य हो जाएगा। वकारस्य दंतोष्ट तो वह क्या हो जाएगा? दांत और ओष्ठ दोनों को बाधित करती हुई वायु श्वास वायु बाहर निकलेगी। ओ औ कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। तो देखें कैसे याद रख सकते हैं आप। इजी तरीका भी बताती हूँ। क ख ग घ ये तो सबको आते हैं। तो यहाँ से देखें, आप बोलेंगे कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कत्ता में दियो भाई, ये चीज़ आपने कितना कितना में दी है, कितना रुपया में दी है। तो कैसे कंठे, ता से तालव्य, मैं से मूर्धन्य, दियो द से दंते। इसके पश्चात प तो वैसे ही पता चल जाता है, प तो ओष्ठ से बोला जाता है तो लास्ट का ओष्ठ हो जाएगा। तो कत्ता में दियो तो क हो जाएगा कंठे, ता तालव्य च छ ज, म मूर्धन्य ट ठ ड, दियो द दंते त थ द धन और प फ व म ओष्ठ हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। नासिक के ध्वनियाँ हैं ही, आप लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है वो नासिक के ध्वनि के अंतर्गत जाना जाता है। नासिक के व्यंजन हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये य र ल व कुछ स्वर की भांति बोले जाते हैं। इनमें व्यंजन के जितना जोर नहीं लगाया जाता बोलने में, तो इस वजह से इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, स, स, ह। इन वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास यानी वायु छोड़ने वाली सांस के साथ घर्षण होता है और हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। हमें जब बहुत अधिक ठंड लगती है तब भी हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है हम स की ध्वनि ही निकालते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन है। इसके पश्चात संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो क्ष किससे मिलकर बना है? तो क और श से मिलकर क्ष बना है। त और र से मिलकर त्र बना है। ज और य से मिलकर ज बना है। श और र से मिलकर श बना है। आजकल हिंदी में ग का उच्चारण ग य का रूप में भी हो रहा है तो आधा ग और य से मिलकर ज का उच्चारण माना जाने लगा है। इसके पश्चात अपना अगला चैप्टर शुरू होता है शब्द विचार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसमें हम देखेंगे कि शब्द विचार क्या, शब्द क्या है। वर्णों को हमने देख लिया कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद देखें
तो शब्द के भेद शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए जाते हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो संस्कृत के शब्द जिनको हम तत्सम कहते हैं, हमारे फिर तत्सम से बने हुए तद्भव हो जाते हैं, विदेशी शब्द भी होते हैं और कुछ देशज शब्द भी होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्न उपभेदों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखें तत्सम शब्द, तत् और सम यानी उसी के समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत थी, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षत्र, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। और तद्भव यानी इनमें कुछ विकार करते हुए हमने जब इनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में स्वीकार किया तो उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे अट्टालिका का हमने अट्टारी कर दिया, उष्ट्र का ऊंट कर दिया, कर्ण का कान, चंद्र का चांद, अग्नि का आग, आम्र का आम, गर्दभ का गधा, क्षेत्र का खेत कर दिया। तो ये तद्भव शब्द हैं। कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची यहाँ पर दी हुई है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द है अकार्य, तो तद्भव होगा आकाश, अगम्य का अगम, आश्चर्य का अचरज, अक्षत का अछत, अट्टालिका का अट्टारी, अज्ञानी का अनजाना, अंधकार का अंधेरा, अमावस्या का अमावस, अक्षर का आखर, अमूल्य का अमोल। आम्रचूर्ण का अमचूर, अंगुष्ठ का अंगूठा, अष्टादश का 18 है, अर्ध का आधा, अष्टु का आंसू, अग्नि का आग, अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, आम्र का आम, अर्पण का अर्पण, आखेट का अहेर। ये वाला ध्यान रख लेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। आखेट का होगा अहेर, अगणित का होगा अनगिनत, आश्विन का होगा आसोज, आलस्य का होगा आलस, असीस का होगा आशीष। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, अगर आपको इसके बारे में पूरा ध्यान है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज है। इसके आगे आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला, उच्च का ऊंचा, उष्ट्र का ऊंट, एकत्र का इकट्ठा, कृपास का कपास, इक्षु का ईख, उल्लुक का उल्लू, एला का इलायची। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। अंचल का आंचल, कटु का कड़वा, कपाट का किवाड़, कंटक का कांटा, काष्ठ का काठ, काक का कौवा, किरण। ये वाला इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में किरण होता है जबकि हिंदी में उसका किरण हो जाता है, ये ध्यान में रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ एक कोण और कोना वाला भी इम्पोर्टेंट है। कोण संस्कृत में होता है कृषक का किसान, कुपुत्र का कपूत, कुक्कुर का कुत्ता। ये तो सब फिर भी जानते हैं, तो एक कोण का एक किरण का ध्यान में रखना। इसके पश्चात गर्दभ का गधा, कर्म का काम, कदली का केला, कर्पूर का कपूर, कपोत का कबूतर, कार्य का काज, कार्तिक का कातिक, कास का खांसी। ये वाला भी महत्वपूर्ण है। कास का क्या बन जाता है? खांसी। कुंभकार का कुम्हार, कुष्ठ का कौड, कोकिल का कोयल, कृष्ण का कान्ह या किशन, कंकण का कंगन। ये वाला भी ध्यान में रखना। कच्छप का कछुआ, क्लेश का कलेश, कज्जल का काजल, कर्ण का कान, कर्तरी का कतरनी, गर्त का गड्ढा, स्तंभ का खंबा, क्षत्रिय का खत्री, खटुआ का खाट, क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार। ये भी ध्यान रखना, गायक तत्सम शब्द है। गौस्वामी का गुसाई, गृह का घर, गोमय का गोबर। ये भी ध्यान में रखना, एक गोमय है जिसका गोबर होता है, एक गोधूम होता है जिसका गेहूं होता है, वो भी आगे आएगा लेकिन आप ध्यान में रखना। गोमय यानी गोबर होगा और गोधूम यानी गेहूं होगा।
गौर का गौर, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। गौर 2 मात्राएं वाला संस्कृत का होगा और गोरा, तो गौर का गोरा, गौ का गाय, गुहा का गुफा, ग्राम का गांव, गंभीर का गहरा, गोपालक का ग्वाला। इसके पश्चात आगे गोधूम का गेहूं, ग्रीष्म का गर्मी, घट का घड़ा, ये तीनों चारों ही देख लेना। घट का होगा घड़ा, घटिका का घड़ी, घोटक का घोड़ा, घृत का घी। घट यानी घड़ा, घटिका घड़ी, घोटक घोड़ा, घृत घी। गहन का घना, चर्म का चाम, चंद्र का चांद, चतुष्कोण का चौकोर, चतुर्दश का 14, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चैत, छत्र का छाता, चर्मकार का चमार, चरवण का चबाना, भी ध्यान में रखना, चरवण का चबाना होता है, चूर्ण मत कर देना। चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा, चतुष्पद का चौपाया, चंचू का चौथ, चतुर्विंश का 24, चौर का चौर, ये भी ध्यान में रखना। अभी हमने देखा था एक होता है गौर, गौर का तद्भव लिखा था गौर या गोरा। इसके अलावा एक होता है तैल, इसी के जैसा एक और बताते हैं। तैल जो तत्सम होता है और तैल तद्भव होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चौर का होता है चोर, चित्रक का चिता, चित्रक का चीता, चुंबन का चूमना, चक्र का चक्कर, छाया का छा है, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योत, जिह्वा का जीव, जंघा का जांग, ज्येष्ठ का जेठ, जामाता का जमाई, जीर्ण का झीना, झरण का झीना, जीर्ण का झीना, फिर से एक बार आ गया। इसके पश्चात देखें तप्त का तपन, तीक्ष्ण का तीखा, ये आ गया तैल, अभी बताया था ना। एक तैल है, एक गौर है, एक चौर है, तो इनका ध्यान रखना आप। तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीरथ, तुंद का तौंद, ये भी ध्यान रखना। तुंद होता है संस्कृत में और तौंद हो जाता है फिर हिंदी में। त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधी का दही, दंत का दांत, दीपशलाका का दिया सलाई, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, दुर्वा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का दुख, ये विसर्ग वाला होगा, ये संस्कृत का होगा। दक्षिण का दाहिना, देव का देव, ये ध्यान रखना, हिंदी वाला इसमें देव होगा, जबकि उधर तैल, गौर और चौर था जो तत्सम था। धर्म का होगा धर्म, धरित्री का धरती, धूम का धुआं, धरतूर का धतूरा, धैर्य का धीरज, धनश्रेष्ठी का धन्ना सेठ, धान्य का धान, नग्न का नंगा, नक्षत्र का नखत, नव्य का नया, नापित का होगा नाई। नृत्य का नाच, नकुल का नेवला, नव का नया या नव। नयन का होगा नैन, निम्ब का होगा नीम, निद्रा का होगा नींद, नासिका का नाक, निम्बुक का नींबू, निष्ठुर का निठुर, पक्ष का पंख, ये वाला भी ध्यान रखना, पक्ष का होता है पंख। पथ का पंथ, ये भी ध्यान रखना, पंथ जो होगा वो तद्भव होगा। पक्षी का पंछी, पद्म का पदम, पट्टिका का पट्टी, पर्यंक का पलंग, परीक्षा का परख, परपट का पापड़, पवन का पवन, पत्र का पत्ता, पाश का फंदा, पाद का पैर, पाषाण का पाहन, पुच्छ, ये भी ध्यान में रखना, पुच्छ तत्सम शब्द है। पुच्छ का होगा पूंछ, पुष्कर का होगा पोखर, पिपासा का, ये पुष्कर भी ध्यान रखना, पुष्कर का पोखर, पिपासा का प्यास, पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुहुप, पंक्ति का पंगत, प्रहर का पहर, पानी का पानी। पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूरब, प्रिय का पिए,
प्रस्तर का पत्थर, पितृ का पितर, प्रकट का प्रगट, पृष्ठ का पीठ, पौत्र का पोता, प्रतीक्षाया का परछाई, फाल्गुन का फागुन, परशु का फरसा, बधिर का बहरा, बलिवृद्ध का बेल, वंध्या का बांझ, बरकर का बकरा, बालुका का बालू, बुभुक्षु का भूखा। ये भी ध्यान में रखना। वंशी का बांसुरी, विकार का बिगाड़, भक्त का भगत, भल्लुक का भालू, भागिने का भांजा, भिक्षा का भीख, भद्र का भला, भगिनी का बहिन, भाद्रपद का भादो, भ्रमर का भोरा, भातृ का भाई, वास्प का भाप, मशक का मच्छर। ये मशक्कली वो वाला, यही ध्यान में रखना। मशक यानी मच्छर। मच्छे का मछली, मल का मैल, मल का होगा मैल। मक्षी का मक्खी, मस्तक माथा, मयूर का मोर, मध्य का मद, मनुष्य का मानुस, मातृ का माता, मास का महीना, मातुल का मामा, मित्र का मीत। थोड़े से और रहे हैं। मुक्ता का होगा मोती, मुख का मुँह, मेघ का मेह, मृत्यु का मौत, शमशान का मसान, यति का जति। ये भी ध्यान में रखना। यति, यति तत्सम है और जति तद्भव है। यजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यम का जम, यश का जस, योगी का जोगी, युवा का जवान, यंत्र मंत्र का जंत्र मंत्र, यशोदा का जसोदा, रज्जू का रस्सी। ये भी ध्यान में रखना। राजपुत्र का राजपूत, रक्षा का राखी, यज्ञोपवीत का जनेऊ। ये ध्यान में रखना। जत्था, यूथ है इसका तत्सम शब्द और जत्था है तद्भव शब्द। राशि का रास, रिक्त का रीता, रोदन का रोना, रात्रि का रात, राज्ञी का रानी। ये राज्ञी भी ध्यान रखना। राज्ञी है, रानी तद्भव है और राज्ञी तत्सम शब्द है। लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, लेपन का लीपना, लोहकार का लुहार, लक्षण का लक्षण, लक्ष्य का लाख, लवण का लोण या लोन, लक्ष्मी का लिच्छमी, लोहे का लोहा, लोमशा का होगा लोमड़ी, वणिक का होगा बनिया, वत्स का होगा बच्चा या बछड़ा, वट का होगा बड़, वर यात्रा का होगा बारात, वचन का होगा वचन, वाणी का होगा बैन, वीणा विवाह का होगा ब्याह, वर्षा का होगा बरखा, वक का होगा बगुला, वानर का बंदर, विष्टा का बीट, विद्युत का बिजली, वृद्ध का बुढ़ा, व्याघ्र का बाघ, सैया का सेज, शाप का सराप। ये शाप भी ध्यान में रखना। शाप होता है तत्सम शब्द। शीतल का शीतल, शुष्क का सूखा, शर्करा का शक्कर, शत का सौ, शाक का साग, शिक्षा का सीख, शुक का सुआ, शुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, श्वास का सांस, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग का सींग, षष्ठी का सेठ, सरोवर का सरवर, श्रृगाल का सियार। इसके पश्चात श्रावण का होगा सावन, षोडश का 16 है, सप्तशती का सतसई, संध्या का सांझ, सैपत्नी का सौत, सर्प का सांप। ये वाला भी ध्यान रखेंगे। सर्षप यानी सरसों, ये सर्षप तत्सम शब्द है। सत्य का सच, सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज, स्वर्णकार का सुनार, साक्षी का साखी, स्वप्न का सपना, स्थल का थल, स्थान का थान, स्नेहा का नेह, स्पर्श का परस। इसके पश्चात होगा हरित का हरा, हस्तनी का हथनी, हट का हाट, हरिद्रा का हल्दी, हंडी का हांडी, हस्त का हाथ, हरिण का हिरण, हास्य का हंसी, हीरक का हीरा, होलिका का होली, हिंडोलना का हिंडोला, हृदय का हिया, क्षण का छिन, क्षति का क्षति, क्षीण का छीन,
क्षार का खार, क्षेत्र का खेत और त्रयोदश का 13 है। तो हमारी ये तत्सम तद्भव शब्द हमने देखे। इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ देशज शब्द हैं। देशज शब्द में जो हमारे किसी क्षेत्र विशेष के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं वो देशज शब्द शब्द कहलाते हैं। हमें ना तो उनकी उत्पत्ति का पता रहता है, ना हमें ये पता रहता है कि ये शब्द कहाँ से आया है, वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे परात है, काच है, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, चुटकी, लोटा, परात, ठठेरा, खटपट, बुद्धू, उधम, अंगोला, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्दों के अंतर्गत जाने जाते हैं। देशज शब्दों में परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। इसके अलावा अपने गठन के आधार पर उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि हैं। इसके पश्चात है द्रविड़ भाषा के कुछ शब्द देखें। द्रविड़ भाषा में है जैसे अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा। देखो इसके द्रविड़ भाषा क्या है कि द्रविड़ ने कहा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, द्रविड़ ने कहा मैं तो इडली डोसा लूंगी, मैं तो चिकना इडली डोसा लूंगी, घर के ताला लगा दो। अनलकटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, द्रविड़। तो ये कौन से द्रविड़ भाषा के शब्द हैं। कोल या संथाल के हैं कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों। पान, परवल, बाजरा, सरसों, कोड़ी, कपास, ये कोल भाषा के हैं। विदेशी शब्दों में देखें तो कुछ अंग्रेजी के, कुछ फारसी के, पुर्तगाली के, अरबी के, कुछ अनेक भाषाओं के शब्द भी आए हैं हमारे यहाँ। तो उनमें सबसे पहले देखें अंग्रेजी के, जो तो हम पहचान जाते हैं, अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, टर्क, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। ये तो कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ अरबी भाषा के शब्द हैं वो देखें। अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फ़ैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुना सकती हूँ कि अरब देश में एक अजीब आदमी, अरब देश से हो जाएगा, अरबी भाषा के शब्द हैं। अरब देश में एक अजीब आदमी, तो अजीब भी इसका ही शब्द होगा, अजीब होगा, आदमी भी इसी का होगा। अरब देश में एक अजीब आदमी और औरत अदालत के पास रहते हैं, तो अदालत भी इसी का होगा। अरब अरब देश में एक अजीब आदमी और औरत, तो अजीब आदमी औरत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके पश्चात है औरत को हैजा हो गया, औरत को क्या हुआ, हैजा हो गया, तो हैजा भी अरबी भाषा का शब्द है। औरत को हैजा हो गया, बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए कर्ज लिया। अब इलाज शब्द भी देखो इसी का है, इलाज के लिए कर्ज लिया, कर्ज इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन कर्ज भी अरबी भाषा का ही शब्द है। कमाल की बात, रात को मौसम खराब हो गया, वह मजबूर थी कि कौन अब मदद करे। कमाल की बात, तो कमाल भी अरबी भाषा का ही शब्द है, ये रहा कमाल तो आ गया। कमाल की बात, रात को मौसम खराब हो गया, मौसम भी अरबी भाषा का ही शब्द है। मौसम खराब हो गया, वह मजबूर थी कि कौन अब मदद करे, तो मदद भी अरबी भाषा का शब्द है, ये आ गया मदद शब्द। मजबूर भी अरबी भाषा का ही शब्द है, मजबूर थी कि अब मदद कौन करे। तभी मौलवी मुसाफिर के रूप में आए। मौलवी भी शब्द अरबी भाषा का है और मुसाफिर भी शब्द अरबी भाषा का है। तभी मौलवी मुसाफिर के रूप में आए। मौलवी की अक्ल से असर हुआ। मौलवी की अक्ल, तो अक्ल भी इसी का है और असर भी अरबी भाषा का शब्द है। मौलवी की अक्ल से असर हुआ, मौलवी हकीम के पास ले गए। हकीम भी अरबी भाषा का ही शब्द है जो इसमें नहीं दिया हुआ। वो क्या करे, फिर हकीम के पास ले गए। हकीम ने हौसला शहद के रूप में दवा दी, तो हौसला भी इसी का शब्द है, हौसला है।
और दवा भी इसी का शब्द अरबी भाषा का ही शब्द है। अल्लाह के असर से औरत ठीक हुई। अल्लाह भी इसी का अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाह के असर से, असर भी अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाह के असर से औरत ठीक हुई, हकीम को औरत ने इनाम दिया। अब इनाम भी अरबी भाषा का ही शब्द है, जो तो यहाँ पर दिया हुआ भी है। इनाम दिया। कर्ज वाले आदमी ने औरत पर मुकदमा किया, तो मुकदमा भी अरबी भाषा का ही शब्द है। औरत पर मुकदमा किया, तमाम तारीखों से औरत का दिमाग खराब हो गया। तारीख पर तारीख थी, तो तमाम भी अरबी भाषा का शब्द, तारीख भी अरबी भाषा का शब्द दिया हुआ है यहाँ पर। औरत का दिमाग खराब हुआ, दिमाग भी अरबी भाषा का ही शब्द है। दिमाग खराब हो गया। फैसला, नतीजा आने से पहले औरत ने शराब पीकर जान दे दी। फैसला भी अरबी भाषा का ही शब्द है, ये रहा। और नतीजा भी अरबी भाषा का ही शब्द है, यानी नतीजा या फैसला। आने से पहले औरत ने शराब पीकर जान दे दी। ऐसा करते फ़कीर ने देखा, दुनिया के सामने उसे कब्र में दफना दिया। दुनिया भी अरबी भाषा का शब्द है, ये रहा। कब्र भी अरबी भाषा का शब्द है, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। दफनाना भी अरबी भाषा का शब्द है, दफना दिया। किस्मत से उसका कोई वारिस नहीं था, वारिस भी अरबी भाषा का शब्द है। औरत ने किताब में लिफाफा छोड़ा, किताब और लिफाफा भी अरबी भाषा का शब्द है, ये रहा। लिफाफा, किताब में लिफाफा छोड़ा। लिफाफा में कर्जदार की कीमत रखी हुई थी, तो कर्जदार की कीमत, कीमत भी अरबी भाषा का ही शब्द है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, दोबारा आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। कि अरब देश में एक अजीब आदमी और औरत अदालत के पास रहते थे। औरत को हैजा हो गया, बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए कर्ज लिया। कमाल की बात, रात को मौसम खराब हो गया और वह मजबूर थी कि कौन अब उसकी मदद करे। तभी मौलवी मुसाफिर के रूप में आए और मौलवी की अक्ल से असर हुआ। मौलवी हकीम के पास ले गए। हकीम ने हौसला शहद के रूप में दवा दे दी। अल्लाह के असर से औरत ठीक हुई। हकीम को औरत ने इनाम दिया। कर्ज वाले आदमी ने औरत पर मुकदमा किया। तमाम तारीखों से औरत का दिमाग खराब हो गया। फैसला या नतीजा आने से पहले ही औरत ने शराब पीकर जान दे दी। ऐसा करते फकीर ने देखा, दुनिया के सामने उसे कब्र में दफना दिया। किस्मत से उसका कोई वारिस नहीं था। औरत ने किताब में लिफाफा छोड़ा, लिफाफे में कर्जदार की कीमत रखी हुई थी। तो इस प्रकार से आप शब्दों को याद कर सकते हैं। फारसी के शब्द हैं अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी। ये दवा यहाँ पर फारसी भाषा के शब्द में दिया हुआ है। जलेबी जुकाम, तनख्वा, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि हैं। पुर्तगाल के शब्द हैं अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। पुर्तगाल के ऐसे याद रख लेना, पुर्तगाली शब्द ज़्यादातर हैं वो बाजार से लाने वाले सामान के नाम, ऐसे अचार है, आल्पिन है, आलू है, अनानास है, कनस्तर है, कार्बन है, कमीज है, गोभी है, गमला है, पीपा है, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्की शब्द तो पहचान में आ ही जाएंगे, आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच के अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप आदि हैं। चीनी भाषा के शब्द में चाय ज़्यादातर पूछा जाता है। चाय कौन सी भाषा का है? चाय, लीची, लोकेट और तूफान। डच का है तुरूप, चिड़िया, ड्रिल। ये चिड़िया ध्यान में रखना, चिड़िया और ड्रिल ये डच भाषा के हैं। जर्मनी के नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। तिब्बत के लामा और डांडी। रूसी के जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना।
बुजुर्ग याद रखना, बुजुर्ग रूसी भाषा का है। यूनानी का है एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। संकर शब्द हैं कुछ, संकर मतलब ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है जबकि गांठ हिंदी का शब्द है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का, पति हिंदी का। रेल यात्री में रेल अंग्रेजी का, यात्री संस्कृत का। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। नेक नियत में नेक फारसी का, नियत अरबी का। जांचकर्ता में जांच फारसी का, कर्ता हिंदी का। बेढंगा और बेआब में बे फारसी का और ढंगा तो हिंदी का और आब अरबी का शब्द है। इसी प्रकार से सजा प्राप्त में सजा फारसी का, प्राप्त हिंदी का। उड़न तस्तरी में उड़न हिंदी का शब्द है, तस्तरी फारसी का शब्द है। बेकायदा में बेफारसी का और कायदा अरबी भाषा का शब्द है। बम वर्षा में बम अंग्रेजी का शब्द और वर्षा हिंदी का शब्द है। इसके पश्चात हम आते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। वो थे उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी एक वस्तु के लिए, स्थान के लिए, प्राणी के लिए जब रूढ़ हो जाते हैं, यानी उसी के लिए विशिष्ट रूप में प्रचलित हो जाते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री, घर, ये सब क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं। ये किसी और के लिए काम में नहीं लिए जाते, ये वस्तुतः जैसे दूध है केवल दूध के लिए ही काम में आएगा। गाय शब्द है वो एक पशु विशेष के रूप में काम में आएगा, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है। ना हम इनके टुकड़े कर सकते हैं और ना ही इन्हें दूसरी वस्तुओं के रूप में काम में ले सकते हैं। जबकि यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। वो यौगिक, योग करना यानी जोड़ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों में ज़्यादातर जितने भी संधि और समास के उदाहरण होते हैं वो लगभग यौगिक शब्दों में आते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या का आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिदिन, प्रति और दिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। दूध वाला, दूध और वाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये यौगिक शब्द हैं। इनके दोनों के अलग-अलग अर्थ होते हैं। इसके पश्चात योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योगरूढ़ होते हैं। यानी ये होते तो एक रूढ़ शब्द के रूप में ही हैं, लेकिन इनमें 2 शब्दों का योग होता है। जैसे हम देखें कि पीताम्बर शब्द है, पीत प्लस अंबर से बना है पीताम्बर, लेकिन ये वस्तुतः विष्णु के अर्थ के रूप में प्रयुक्त होने लग गया है। इसी प्रकार से दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन, ये सब क्या हैं, ये योग रूढ़ शब्द हैं। अब हम देखें प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 रूप में बांटते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये सब विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, वो अविकारी शब्द या अव्यय के रूप में जाने जाते हैं। अर्थ के आधार पर देखें तो एकार्थी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे लड़का है, पहाड़ है, नदी है, पेन है। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे अज शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अज यानी होता है बिना जन्म लिया हुआ, अज यानी होता है ब्रह्मा, अज यानी होता है बकरा, तो अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द हुए। पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते ही हैं। विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। समुच्चरित शब्द यानी जो देखने पर समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे आदि और आदि है, इन दोनों के अर्थ में आदि यानी प्रारंभ और आदि यानी आदत होना, तो ये समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द कहलाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे जहाँ जाना संभव नहीं हो उसको क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं। इसके अलावा समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं, जो देखने पर ऐसे लगते हैं इनका समान ही अर्थ होगा लेकिन इनका अर्थ करने पर भिन्न होता है। जैसे अस्त्र यानी होता है फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार, और शस्त्र यानी होता है हाथ में प्रयोग लेकर किया जाने वाला हथियार।
समूहवाची शब्द ऐसे शब्द जो समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे गट्ठर, गुच्छा, गिरोह, रेवड़। ध्वन्यार्थक शब्द जो ध्वनि का संकेत देते हैं, जैसे दहाड़ना, भौंकना, हिनहिनाना, चिंगाड़ना, फुफकारना। पक्षियों की ध्वनि भी ऐसे प्यू प्यू, चहचहाना। जड़ पदार्थों की ध्वनि जैसे कड़कड़ाना, खटखटाना, छुक छुक करना, खनखनाना। तो ये सारे शब्द हुए। तो यहाँ तक हमने शब्द विचार के बारे में देखा। आज हम इसको इतना ही 3 अध्यायों को ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ए और बी की पारिभाषिक शब्दावली भी करा देती हूँ, तो वो देखें। तो ये अपना टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। तो हालांकि मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो ए और बी के मीनिंग को आज देखेंगे, अगले जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम सी और डी का मीनिंग देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी पारिभाषिक शब्दावली हम जल्द ही पूरी कर लेंगे। ए से देखते हैं, सबसे पहला शब्द है अबेंडमेंट। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। दूसरा है एब्रीवेशन। एब्रीविएशन यानी होता है संक्षेप, यानी छोटा करना। एब्रीवेशन संक्षेप, जैसे हम बोलते हैं ना सर, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, तो उनका हम संक्षिप्त रूप कर लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, तो उसको हम रोम को केवल रीड ओनली मेमोरी, इतना बड़ा नाम है तो उसका संक्षिप्त कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, एब्रीवेशन कहलाता है। एबिलिटी यानी होता है योग्यता। अब नॉर्मल यानी होता है असामान्य। इसके पश्चात है अब्लिएशन यानी होता है उन्मूलन। एब्लिशन यानी क्या होता है, उन्मूलन। इसके पश्चात अब्रीज यानी होता है संक्षेप करना। अब्रीज यानी होता है संक्षिप्त करना। एब्सेंस यानी होता है अनुपस्थित। अब्सेंट स्टेटमेंट यानी होता है अनुपस्थिति पत्रक। इसके पश्चात एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है सार। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है सार। एब्यूज यानी होता है दुरुपयोग। एब्यूज यानी क्या होता है, दुरुपयोग। एकेडमिक यानी होता है शैक्षणिक। एकेडमिक काउंसिल यानी होता है विद्या परिषद। एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद। एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष। इसके पश्चात है एक्नॉलेजमेंट यानी पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद, जो हम रसीद को प्राप्त करते हैं, प्राप्ति रसीद। एक्नॉलेजमेंट यानी क्या होता है, प्राप्ति रसीद। इसके पश्चात एक्वायर यानी होता है अवाप्त करना। एक्टिंग यानी होता है कार्यकारी, और एक्शन यानी होता है कार्यवाही। एक्टिंग यानी होता है कार्यकारी और एक्शन यानी होता है कार्यवाही। एक्टिविटीज यानी होता है कार्यकलाप। एक्टिविटीज यानी क्या होता है, कार्यकलाप। इसके पश्चात एडिशनल यानी होता है अतिरिक्त। उसके एडिशनल शब्द हैं, एडिशनल सब्जेक्ट है, ऐसा बोला जाता है। एडिशनल यानी होता है अतिरिक्त। एडहोक यानी होता है तदर्थ। इसके पश्चात एडजॉर्न यानी होता है स्थगित करना। एडजॉर्न यानी होता है स्थगित करना। एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। अपीरियर यानी होता है उपस्थित होना। अपेंडिक्स यानी होता है परिशिष्ट। एप्लीकेंट यानी होता है आवेदक। अप्लाई यानी आवेदन करना। अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अपॉइंट यानी होता है नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी होता है नियोक्ता या नियोक्ता अधिकारी। नियुक्ति अधिकारी या नियोक्ता कौन होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट यानी होता है नियुक्ति। एप्रिसिएशन यानी होता है प्रशंसा। एप्रिसिएशन यानी क्या होता है, प्रशंसा। एप्रोप्रिएशन यानी क्या होता है, विनियोजन। एप्रोप्रिसिएशन यानी होता है विनियोजन। अप्रूवल यानी होता है अनुमोदन। अप्रूवल यानी होता है अनुमोदन। अर्बिट्रेशन यानी होता है पंच फैसला। अर्बिट्रेशन यानी क्या होता है, पंच फैसला। एरियर्स यानी होता है बकाया। एरियर्स यानी क्या होता है, बकाया। एक्सेप्टेंस यानी होता है स्वीकृत करना। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस यानी होता है स्वीकृति। एक्सीडेंट यानी होता है दुर्घटना। अकाउंट यानी होता है लेखा।
अकाउंटेबिलिटी यानी होता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी यानी होता है जवाबदेही। एब्यूज यानी होता है महाभियोग, सॉरी महाभियोग नहीं, एस्यूज यानी होता है अभियोग, एक्यूज है ये, एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना। एडमिसिबल यानी होता है स्वीकार्य, अमाउंट यानी राशि, एनुअल यानी वार्षिक, एज फॉलोज यानी निम्नलिखित, एज फॉलोज यानी निम्नलिखित। असेंट यानी अनुमति, असेंट यानी क्या होता है अनुमति। एस्टेट्स, एस्टेट्स यानी क्या होता है परिसंपत्ति। एसोसिएशन यानी होता है संघ, एसोसिएशन यानी होता है संघ। अशूम यानी होता है कल्पना, अशूम, अशूम यानी कल्पना या अनुमान। एज यूजुअल यानी होता है नित्यवत। बैकवर्ड क्लासेस यानी होता है पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट यानी होता है दुराचरण। बैलेंस शीट यानी होता है तुलना पत्र। बेसिक पे यानी होता है मूल वेतन। बेंच ला यानी होता है न्यायपीठ। बिबिलियोग्राफी, बिबिलियोग्राफी यानी होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। बिबिलियोग्राफी, बिबिलियोग्राफी यानी क्या होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। इसके पश्चात बाइलेटरल यानी होता है द्विपक्षीय, बाइलेटरल यानी होता है द्विपक्षीय। बिल यानी होता है विधेयक। ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची। ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा। बोर्ड यानी मंडल या परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड यानी होता है बंद पत्र। बोनस यानी होता है अधिलाभ। बॉडी यानी होता है निकाय। ब्राइब यानी होता है घूस या रिश्वत। ब्रीफ यानी होता है संक्षेप। ब्रीफ केस लेके जाते हैं ना वो, तो ब्रीफ यानी होते हैं संक्षेप। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बचे हुए चैप्टर, अध्याय और आगे की पारिभाषिक शब्दावली देख लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।